देश में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल बनने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश में जुटी हुई है। यह सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। वहीं विपक्ष भी कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती एकजुट दिखने और होने की है। अगले लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से मोदी सरकार को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और तमाम कोशिशें करा रहा है। बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन के 72 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर बीजेपी पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रही है। इसके जरिए वह राजनीति में सबसे बड़े ब्रांड बन चुके मोदी को और बड़ा करने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में कुछ सवाल अहम हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएगा, या तो उस समय देश की राजनीतिक परिस्थितियों, चुनाव में उठने वाले मुद्दों, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ उसके तालमेल के साथ ही साथ विपक्षी दलों और उनके बीच एकता जैसी तमाम बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर मौजूदा राजनीतिक हालात के आधार पर अनुमान लगाएं तो 2024 का लोकसभा चुनाव ना तो पीएम मोदी के लिए बहुत आसान है और ना ही विपक्ष के लिए। दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कामयाबी उसे ही मिलेगी जो पहले अपनी चुनौतियों से पार पा लेगा। हालांकि मोदी समर्थक, ज्यादातर विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। वहीं चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत बहुत आसान नहीं होगी। क्या अब सिमट रहा है एनडीए? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने 23 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी को मिलाकर एनडीए में कुल 24 दल थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ सहयोगी दलों ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। एनडीए के कई अहम दलों ने चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। इनमें 19 सांसदों वाली शिवसेना, 16 सांसदों वाली जेडीयू और 2 सांसदों वाली अकाली दल शामिल है। आज एनडीए में कहने को तो 15 राजनीतिक दल हैं, लेकिन इनमें से 5 ऐसे दल हैं जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों की छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। इनकी लोकसभा में एक सीट है। एनडीए में बीजेपी 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बड़ी पार्टी का अभी तक नाम तय नहीं है। दरअसल यह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना से बगावत करने वाले 12 सांसदों का गुट है। एनडीए का सिमटना बीजेपी के लिए खतरनाक संकेत है। इससे यह राजनीतिक संदेश जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को उतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी वह चाहते हैं या जिन्होंने मिलनी चाहिए। विपक्षी खेमे में इन दोनों के जाने से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी के सामने होगी यह बड़ी चुनौती। पीएम मोदी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उन राज्यों में अपनी सभी सीटें बचाए रखने की है जहां उससे सभी या ज्यादातर सीटें मिली हैं। मौजूदा लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 में से 28, कर्नाटक की 28 में से 26, गुजरात की सभी 26, राजस्थान की सभी 25, छत्तीसगढ़ की 11 में से 10, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, उत्तराखंड की सभी 5 और हिमाचल की सभी 4 सीटें बीजेपी के पास है। 9 राज्यों की इन 145 सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। अभी इनमें से कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। कर्नाटक की 1 सीट जेडीएस के पास है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़कर बीजेपी को 50 सीटों पर हरा देती है तो बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता फिसल भी सकती है। राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। इससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। इन 9 राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है, जबकि घटने की संभावना ज्यादा है। इन राज्यों में बीजेपी और पीएम मोदी के सामने 2019 के लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराने की सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिण भारत की चुनौती से कैसे निपटेगी बीजेपी? जुलाई की शुरुआत में हैदराबाद में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को दक्षिण भारत में फैलाने की रणनीति बनाई गई थी। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा टीम तैयार करके दक्षिण भारतीय राज्यों में खुद को मजबूत करने का काम शुरू किया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी बीजेपी की कर्नाटक में सरकार है। बीजेपी तेलंगाना पर ज्यादा फोकस कर रही है। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
तेलंगाना से लोकसभा में उसकी 4 सीटें हैं। दक्षिण भारत के बाकी राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 130 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास अभी सिर्फ 30 सीटें हैं। बीजेपी की कोशिश इन भारतीय राज्यों की कम से कम आधी सीटें हासिल करने का है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत से यात्रा की शुरुआत करके बीजेपी के प्लान को पलीता लगाने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस कमजोर हुई है, उसे दक्षिण भारत से ही संजीवनी मिली है। इस हिसाब से देखें तो राहुल गांधी दक्षिण भारत से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह में रोड़े खड़े कर सकती है। महाराष्ट्र और बिहार बिगाड़ सकता है बीजेपी का खेल। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना में बगावत कराकर अपनी सरकार बना ली है, लेकिन चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से किसे बाल ठाकरे का असली वारिस माने, या चुनाव में पता चलेगा। दोनों राज्यों के मौजूदा राजनीतिक हालात के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए 2019 में महाराष्ट्र के 23 और बिहार में 17 सीटें फिर से हासिल करना मुश्किल लगता है। इन दोनों राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई बीजेपी कहां से करेगी, एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता पर कैसे होगी जीत? पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ी हैं। पीएम मोदी की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने में नाकाम रही। उल्टे ममता बनर्जी ने पहले से ज्यादा सीटें जीतकर पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी की। ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की कई बड़े नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में वापसी की है। इससे बीजेपी कमजोर पड़ी है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में 2019 में जीती गई 18 सीटों को दोबारा से जीत पाना बेहद मुश्किल है। इनमें से मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को जिताकर लोकसभा भेजा है। इससे यह साबित हो गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें इसलिए मिली थी क्योंकि तब ममता विरोधी मतदाताओं को लगा था कि बीजेपी ममता को सत्ता से उखाड़ फेंके। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटखनी देकर हिसाब बराबर कर दिया। यूपी से पूर्वोत्तर तक सीटें बचाए रखने की चुनौती। यूपी से लेकर असम तक बीजेपी के सामने पिछले चुनाव में जीती ज्यादातर सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। बीजेपी ने यूपी में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह झारखंड की भी ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। इन्हें बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। उड़ीसा में बीजेपी के पास 21 में से 9 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल विपक्ष भी कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती एकजुट देखने को और होने की है। पीएम मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। हालांकि विपक्ष की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का मानना है कि मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल मजबूती से लड़ करके पास है इन सभी सीटों पर बीजेपी को सामने अपना कब्जा बीजेपी को हरा दे तो केंद्र से मोदी सरकार का सफाया हो सकता है। यह भी अच्छी तरह जानते हैं खुद शरद पवार के सामने महाराष्ट्र बीजेपी को हराने के लिए उनकी अपनी पार्टी के साथ शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन होना जितना आसान है, इसे कर दिखाना उतना ही मुश्किल। सीटों का बंटवारा करने की बड़ी चुनौती है। नहीं दिखती विपक्ष की एकजुटता। 4 कोनों पर खड़े विपक्ष के नेता भले ही एकजुट होते दिख रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष में नेतृत्व को लेकर आपसी खींचतान है। ऐसे में विपक्ष 4 अलग अलग कोनों पर खड़ा नजर आता है। बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से मिलकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को उनका विचार तो पसंद है, लेकिन उनका नेतृत्व कबूल नहीं है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी भी खुद को मोदी के मुकाबले बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार भले ही खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की रेस से बाहर बता रहे हो, लेकिन उनके दिल की बात हर कोई जानता है। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में मोदी शाह को
सीधी चुनौती देकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। अगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी को गुजरात में हरा देती है तो केजरीवाल स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे।